हाँ जी, तो इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया था कंपनी लॉस की एक सीरीज़। अब मैंने सोचा कि क्योंकि हम कंपनीज़ एक्ट 2013 पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक बुक के चैप्टर्स के थ्रू पढ़ें। तो व्हाट वुड बी अ बेटर मटेरियल टू रीड कंपनीज़ एक्ट 2013 देन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट बॉडी इन द वर्ल्ड दैट इज़ आवर ओन आईसीएआई। तो इस चैप्टर का इस मिनी सीरीज का ओवरऑल फॉर्मेट क्या रहने वाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। इस सीरीज में हम ये जो पीछे आपको मेरे स्टडी मटेरियल का चैप्टर 6 दिख रहा है, हम इसके थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपने लिए कुछ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स बना रखे हैं, फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं। तो हम सबसे पहले इन फ्लो चार्ट से समझेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोविजन कहता क्या है, या कोई केस लॉ है तो वो केस लॉ क्या कहता है। उसके बाद हम रीड करेंगे कि ये जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है, इन प्रोविजंस में आपको क्या दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो हमारा फ्लो बेसिकली ये रहेगा कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम रीड करेंगे हमारे मॉड्यूल में या स्टडी मैट में क्या दिया हो। अब ये सीरीज पार्ट्स में आएगी क्योंकि इस चैप्टर में रफली 10 हेडिंग्स है। कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ अभी, और उन्हीं पार्ट्स को हम 10 to 15 मिनट्स ईच की एक वीडियो में समराइज करते हुए आगे चलेंगे। तो यू विल हैव 10 शॉर्ट वीडियोस, एंड इफ पॉसिबल एट द एंड विल कवर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन इन अ सिंगल वीडियो ऑफ ऑल द 10 सब टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड। अब इसमें आपको पढ़ना क्या-क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक्स कि कंपनी होती क्या है, कंपनीज़ एक्ट किस पे एप्लीकेबल है, एंड सो ऑन। फिर दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कंपनीज़ के फीचर्स, फीचर्स यानी कंपनी की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, जिस पे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है। तो अगर आप फिर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जन्म तो लेती नहीं है। आपको कंपनी बनानी पड़ती है, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। तो उस इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन-कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, दैट इज़ योर एमओए एंड एओए, हम उस पे बात करेंगे। फिर क्योंकि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि हम ये मानते हैं कि कंपनी का लीगली जन्म हुआ है, इसलिए अब वो एक लीगल पर्सन है। तो कंपनी अलग है, उसे बनाने वाले लोग अलग हैं। तो company is distinct from its members, shareholders and subscribers and management also. तो उसी से जन्म लेते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसने रिजॉल्व करने के लिए हमने कुछ डॉक्ट्रिन्स बनाई है, ताकि कंपनी के साथ फ्रॉड ना हो सके या कंपनी पे फ्रॉड ना हो सके। तो हम उन डॉक्ट्रिन्स को रेफर करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि भाई कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स शेयर होल्डर्स अलग है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। फिर लॉ रिकॉग्नाइज करता है कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे उस सेपरेट लीगल एंटिटी का ये जो विभाजन है, हम उसे समाप्त कर देते हैं। जहाँ पे हम मानते हैं कि हम कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड करते हैं, हम उसकी लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड करते हैं, ताकि हम देख सकें कि पीछे कंपनी को कंट्रोल करने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। उसी को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल यानी पर्दा उठा के देखना, डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी टू आइडेंटिफाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। फिर हम देखेंगे कि हमें कंपनी बनानी है, तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसीजर है, हम उस पे थोड़ी बातें करेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझिए कि कंपनीज अभी तो फिलहाल दो ही तरीके से आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब आप दो ही कंपनी बना सकते हैं, तो आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे या प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कंपनी के कई फीचर्स हैं, तो हमने कुछ सिमिलर टाइप की कंपनीज को क्लब कर दिया है। तो अगर हमें किसी एक बेसिस पे, जैसे हमें लाइबिलिटी के बेसिस पे देखना है कि कंपनीज कितने टाइप की हो सकती है, तो हमने एक बेसिस पे कंपनीज को क्लब कर दिया है, कंपनी की क्लासेस बना दी है, तो हम उन क्लासेस को पढ़ेंगे। बट जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो अब आप दो ही तरीके की कंपनी बना सकते हैं, या तो आप एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, या आप एक पब्लिक कंपनी बनाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के शेयर कैपिटल की। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस डिस्कस व्हाट वुड बी माय एक्सपेक्टेशंस टू यू, कि अगर आप ये वीडियो सीरीज दे रहे हैं, इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत क्रूशियल रिसोर्स है। तो अगर आप अपना टाइम इस वीडियो सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप अपने साथ या तो ये
जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर ले और उस पे मार्किंग्स करते चले। या अगर आप ये पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जो जो चार्ट्स बने हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो चार्ट्स आपके काम के, आपके फ्यूचर रेफरेंसेस रिविजन्स के लिए वो आपको रेफरेंस में काम में आएंगे, तो आप वो चार्ट्स ड्रॉ कर ले। और अगर आपको वो भी नहीं करना तो एक सिंपल रफ पेन एंड पेपर लेके चले और अपने साथ साथ जो जो मैं कह रहा हूँ या जो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको इस सीरीज के थ्रू, वो चीज़ आप रफली नोट करते रहे। क्यों? क्योंकि जब हमारे मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं लर्निंग के प्रोसेस में, जब आप लिखते हैं तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती। एंड फाइनली वी कैन रिवाइज, क्योंकि इस सीरीज में आप पाएंगे कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ। तो जब भी मैं कुछ रिपीट कर रहा हूँ एक बार समझाने के बाद, तो आप वो चीज मेरे साथ बोलते रहिए ताकि वो चीज आपकी मसल मेमोरी में जाए और आपको ज्यादा रिकॉल करने में आसानी हो। तो स्पीक विथ मी एंड रिवाइज विथ मी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना चैप्टर। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रिलिमिनरी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि हमने देखा कि ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी का, कि कंपनी के कुछ ओनर्स होते हैं। ये जो कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, इन्हें हम नाम दे देते हैं एज मेंबर्स का। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा डाल रहे हैं। फिर ये है कंपनी जो बिजनेस करेगी। अब ये इस कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो इसके मेंबर्स हो जरूरी नहीं है। कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम वहां बैठा देते हैं मैनेजमेंट को, जिसे हम प्यार से नाम दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वन ऑफ द टॉप एंटिटी इन द मैनेजमेंट। तो अब हमने समझा कि कंपनी में पैसा किसी और का लगा है, कंपनी चला कोई और रहा है, और ये कंपनी जो है इसके ऑपरेशन इफेक्ट मल्टीपल पीपल को करती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। तो अगर रिलायंस है तो रिलायंस का शेयर अगर स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहा है तो मैं शेयर खरीद सकता हूँ, पर क्या इसका मतलब है कि मुझे रिलायंस के डे टू डे ऑपरेशन संभालने हैं? जी नहीं। मैंने शेयर खरीद लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने कंपनी को पैसा दे दिया। अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करे और उस पे मुझे रिटर्न्स कमा के दे। तो उसके लिए कंपनी ने अपॉइंट किया अपना एक मैनेजमेंट। और क्योंकि अब कंपनी फंक्शन कर रही है तो उसे बहुत से लोग लगते हैं, जैसे उसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगती है, ताकि उसकी क्रेडिट ऑपरेशंस या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे, ट्रांजैक्शन स्मूथली हो। उसे एम्प्लॉयज चाहिए अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, तो वो उन लोगों को हायर करती है। फिर उसके कुछ कस्टमर्स होते हैं, जनरल पब्लिक, जो उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो इन सभी लोगों को जिन जो जो डायरेक्टली कंपनी में पैसा डाले ऐसा जरूरी नहीं है, बट जिन पे कंपनी के ऑपरेशंस का असर पड़ता है, उन्हें हम नाम दे देते हैं स्टेक होल्डर्स। तो और आप ये भी जानते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब यहाँ पे एक चांस ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा है कि भाई कंपनी में पैसा किसी और का लगा है, उसे मैनेज कोई और कर रहा है और उसका अल्टीमेट इफेक्ट किसी और पे जा रहा है। तो बहुत चांसेस है यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होने के, कि उस पैसों का गलत उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक बड़े लोगों स्तर पे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए आया हमारा कंपनीज एक्ट। तो द पर्पस ऑफ एनी लॉ इज टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन। अब कंपनी लॉ क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? पहला, वो रेगुलेट करता है कि इस कंपनी का ये जो आपने सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई है, उसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, वो क्या चीजें कर पाएगी, क्या चीजें नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज ये बताता है अबाउट ट्रांसपेरेंसी, कि कंपनीज के ऑपरेशन में कैसे ज्यादा पारदर्शिता लेके आई जाए। भाई ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये चाहे मन चाहे चीजें ना कर ले, या ये जो मेंबर्स है इन्हें भी तो पता चलता रहे कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है। और ये जो स्टेक होल्डर्स है इन्हें भी पता चलता रहे कि भाई कंपनी लॉफुली काम कर रही है या नहीं, या कंपनी कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रही है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कंपनीज के ऑपरेशन में एक प्रॉपर रेग रेगुलेशंस हो, ताकि वो के मैनेजमेंट बेटर तरीके से देखे जा सके, और दूसरा एक ट्रांसपेरेंसी आए। उसके लिए आता है कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट बनाने का पावर हमारी पार्लियामेंट को मिलता है थ्रू यूनियन लिस्ट, थ्रू एंट्री नंबर 43 एंड 44। अब सर समझते हैं कि कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, जो फॉर्म हुआ था 2004। सर 2004 के पहले क्या होता था? 2004 के पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गवर्न करती थी कंपनीज के ऑपरेशंस को। बट इन 2004 एमसीए फॉर्म हुआ, और ऑफिशियली अब एमसीए डील करता है कंपनीज के सारे ऑपरेशंस के साथ। और अब कंपनीज पूरे इंडिया में फैली हुई है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए एमसीए ने बनाए हैं रीजनल डायरेक्टर्स।
कि उन्होंने सर जो इंडिया का मैप है ना, उसे 7 रीजन्स में या 7 ज़ोन्स में बाँट दिया है और इस हर 7 ज़ोन में एक-एक आईडी होता है। ये रीजनल डायरेक्टर उस ज़ोन में आने वाली सभी कंपनीज़ को रेगुलेट करता है। फिर सर एक ज़ोन में तो मल्टीपल स्टेट्स भी आ सकते हैं। तो उसी रीजनल डायरेक्टर का काम सपोर्ट करने के लिए हर स्टेट में आप पाएँगे कि आरओसीज़ होते हैं। तो सबसे ऊपर एमसीए, एमसीए में इंडिया को डिवाइड किया इन ज़ोन्स फॉर बेटर गवर्नेंस जिसमें आ जाते हैं आपके रीजनल डायरेक्टर्स, उनके अंडर आते हैं आपके आरओसीज़, जो गवर्न करते हैं कंपनी के सारे कंप्लायंसेस और रजिस्ट्रेशन। तो आप जब भी कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रार शब्द बार-बार आएगा जो रेफर कर रहा है हमारे आरओसी को। अब सर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कंपनीज एक्ट। तो क्या यही एक कंपनीज एक्ट है जो हमें हमारे पास है? नहीं सर। अगर आप मेरे स्क्रीन के पीछे ही देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ईयर्स है और यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज एक्ट्स आ चुके हैं। तो सर हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये नया कंपनीज एक्ट है जो करेंटली एप्लीकेबल है। उसके पहले कंपनीज एक्ट था 1956। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसकी खास बात ये है कि इसमें है टोटल 29 चैप्टर्स। कि सर अगर कुछ प्रोविजंस हैं जो रिलेट करते हैं एक कॉमन टॉपिक पे, जैसे कुछ प्रोसीजर्स अब बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन की, तो हमने उन्हें एक साथ ला दिया और उन्हें नाम दे दिया एक चैप्टर का कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोविजन बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन की, तो हम इसे चैप्टर कह देते हैं कि ये एक चैप्टर हो गया। दूसरे प्रोविजंस किसी और चीज़ पे बात कर रहे हैं सिमिलर टॉपिक पे, तो हम उसे एक अलग चैप्टर बना देते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग हमने कहा कि कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स, इसमें होते हैं 470 सेक्शंस। 70 सेक्शंस, 470 सेक्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोविजंस ऑफ लॉ कि आखिर ये लॉ हमसे करवाना क्या चाहता है, ये कह क्या रहा है कि क्या करो, उस चीज को हम कहते हैं सेक्शन। और यहाँ पे होते हैं 7 स्केड्यूल्स। अब स्केड्यूल्स क्या होता है? स्केड्यूल्स आर नथिंग बट फॉर्मेट्स और लिस्ट, कि जहाँ पे भी अगर आपको कोई लिस्ट देनी है आइटम्स की या आपको कोई फॉर्मेट बताना है, उस चीज को हम स्केड्यूल में दे देते हैं। तो कंपनीज एक्ट में इस तरीके से है 7 शेड्यूल्स। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द की डेफिनेशन समझ लेते हैं जो हमें आगे काम में आने वाली है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूडेड होती है कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कि अगर कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर भी बनी है तो मैं उसे बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर कर लूंगा। बट डज नॉट इंक्लूड कि बॉडी कॉर्पोरेट में दो एंटिटीज को हम कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। की अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैं उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता। और दूसरा कोई अदर देन कंपनी, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है बट कोई दूसरा एक्ट में कंपनी बनी है और उसे नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो दूसरा एक्ट में कंपनी बनी है ना, उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो, तो हम उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशंस इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया but does not include the following. Number one, a cooperative society registered under any law relating to cooperative society, कि कोई cooperative society जो cooperating society के laws में registered हुई हो, or any other body corporate not being a company as defined in this act which central government may notify specifically in its behalf. तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। अब सर एक जनरल स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो सर हम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वन इज योर एमओए, वन इज योर एओए। अब इसे समझिए, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो बताता है आपको कंपनी के बारे में कि कंपनी क्यों बनाई जा रही है, कंपनी की क्या पावर्स होगी, कंपनी की क्या लिमिटेशंस होगी, उसमें जो लोग पैसा डालेंगे उनकी क्या लाइबिलिटी। तो कंपनी एज अ होल क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, वो चीज बताता है आपका मेमोरेंडम। वहीं होता है एक आर्टिकल। आर्टिकल नाम का जो डॉक्यूमेंट है ना सर, ये बताता है कि कंपनी जो काम करेगी तो उसकी इंटरनल फंक्शनिंग में क्या क्या रेगुलेशंस होगी, उसे फंक्शन कैसे करना है, दैट इज ऑल द थिंग्स दैट इज गिवन इन योर आर्टिकल्स, की कंपनी के इंटरनल फंक्शंस कैसे होंगे वो आपको बताता है उसका आर्टिकल। तो हमने समझा कंपनी बनानी है तो आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज योर कंपनीज एक्ट। अब कंपनी क्यों बना रहे हो वो आप बताते हो मेमोरेंडम में, और वो कंपनी कैसे फंक्शन करेगी वो चीज लिखी होती है उसके आर्टिकल्स। तो इससे हमें एक बेसिक अथॉरिटी स्ट्रक्चर ये समझ में आता है कि सर कंपनी के बनाने का पावर है,
थ्रू एक्ट क्यों बना रहे हो वो चीज आपने मेमोरेंडम में लिखी है, और वो कैसे फंक्शन करेगी वो आर्टिकल्स में लिखी है। तो हमने समझा कि सर ये जो आर्टिकल है ना, ये हमेशा बताता है हाउ, और मेमोरेंडम बताता है व्हाई। तो कभी भी ये आर्टिकल इस मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकता, कि आप आर्टिकल में कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते जिसका पावर आपका मेमोरेंडम आपको नहीं देता हो, और आप अपने मेमोरेंडम में कोई चीज ऐसी नहीं लिख सकते जिसका पावर कंपनीज एक्ट 2013 आपको नहीं दे। तो हमने क्या समझा कि एनीथिंग दैट इज रिटन इन आर्टिकल शुड बी इन अलाइनमेंट विथ व्हाट इज इन योर मेमोरेंडम। अगर उसके बियॉन्ड कुछ है तो वो नल वॉइड मान सकते हैं आप उसे। उसके साथ ही साथ अगर मेमोरेंडम में कोई चीज दी है तो दैट शुड अलाइन विथ योर कंपनीज एक्ट। अगर उसके बियॉन्ड कुछ है तो उसे भी आप अल्ट्रा वायरस कह सकते हैं। फिर सर क्या कंपनीज एक्ट के भी ऊपर कुछ होता है? जी हाँ, कंपनीज एक्ट के ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the laws related to companies. The Companies Act 2013 was prescribed by companies was precedented by Companies Act 1956। कि कंपनीज एक्ट क्यों आया सर? ये अमेंड करने के लिए आया कि जो कंपनीज एक्ट 1956 पुराना लॉ था उसकी जगह एक नया लॉ आया कंपनीज एक्ट 2013, जो कंसोलिडेट करता था लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज की कंपनीज से रिलेटेड सारे प्रोविजंस यहाँ पे दिए जाएंगे। ड्यू टू चेंज इन द national and international economic environment and to facilitate expansion and growth of our economy, central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. The Companies Act 2013 contains 470 sections, 7 schedules। कि सर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने नया एक्ट लाया। इस नए एक्ट में हमें पता है 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और 7 स्केड्यूल्स है। वही चीज यहाँ पे दी गई है कि अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। कि सर कंपनीज एक्ट जो है ना एक रूल बेस्ड लेजिस्लेचर है। कि रूल बेस्ड लेजिस्लेचर का मतलब ये है, कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए है कि ये करना है, वो कैसे करना है वो सारी चीजें आपको दी गई है। हाउ टू कंप्लाई विद दोज प्रोविजंस इज इन रूल्स। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंपनी बेस्ड एक्ट जो है एक रूल बेस्ड लेजिस्लेचर है, कि आपको प्रोविजंस तो पढ़ने ही है, बट साथ ही साथ उन प्रोविजंस को आपको उनके रिलेटेड रूल्स के रेफरेंस में पढ़ना है, कि रूल्स क्या कहते हैं आपको वो भी कंप्लाई करना है। ये कंपनी एक्ट को हम कह रहे हैं इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेचर। फिर हम आगे आते हैं कि सर कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाइंग regulations, strengthening the interest of minority investors, and for the first time legislates the role of whistleblowers and provide relating to class action suits. Thus, this enactment seeks to make our corporate regulation more contemporary। कि कंपनीज एक्ट जो है ये एम क्या कर रहा है कि सर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो ना ये ज्यादा सरल तरीके से हो, ज्यादा आसान हो मैनेज करने में। दूसरा जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर है, जैसे रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, अब अगर मैं इसमें 5-10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं तो एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर ही हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, उसकी बैलेंस शीट में अमाउंट थाउजेंड्स ऑफ, और इफ नॉट थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, तो उसमें मेरे 5-10 लाख से क्या ही फर्क पड़ता है। तो ऐसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट सिक्योर रहे, उस चीज पे ये बात करता है। और साथ ही साथ कि कंपनीज में विसिल ब्लोअर यानी कि वो व्यक्ति जो आपको चेतावनी देता है, तो कंपनीज में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो या मिसमैनेजमेंट ना हो, इसलिए इस एक्ट में विसिल ब्लोअर से रिलेटेड प्रोविजंस भी दिए गए हैं। और यहाँ पे क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन मतलब कि जब मल्टीपल पार्टीज मिलके किसी एक या मल्टीपल पार्टीज के अगेंस्ट सूट करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के में कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, तो उसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स थे, इन सभी शेयर होल्डर्स ने मिल के केस कर दिया उस कंपनी पे। तो ये जो मल्टीपल शेयर होल्डर्स है ये एक एक केस भी कर सकते थे, एक एक पर्सन अपने अपने नाम पे केस कर रहा है, बट क्योंकि ये शेयर होल्डर्स थे, इन सबका नेचर ऑफ डिफॉल्ट अगेंस्ट कंपनी सेम था, या कंपनी के अगेंस्ट एलिगेशन सेम थी, तो हमने इन सबको कहा कि आप अलग अलग केस मत करो, आप एक साथ आ जाओ, और फिर वो ग्रुप वो क्लास एक्शन जो है वो क्लास जो है वो केस कर देगा कंपनी के अगेंस्ट, तो उसी को हम कह रहे हैं क्लास एक्शन सूट।
कि जब मल्टीपल पार्टीज या ग्रुप ऑफ पर्सन विद इन अ सेम क्लास आर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अ कंपनी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट क्यों आया। अब हम पढ़ रहे हैं कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है। तो द पार्टीज ऑन विच कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, सबसे पहले पढ़ते हैं सर कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कि ये जो कंपनीज एक्ट है ना, ये उन कंपनीज पे लगेगा जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। पर ये सर ये 2013 के पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? उसके पहले भी कंपनीज होती थी। तो 2013 के पहले के एक्ट में भी अगर कोई कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये एक्ट उन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 किन पे अप्लाई होता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर दूसरा, सर ये 3 तरीके की कंपनीज पे और अप्लाई होता है जिनके लिए अपने सेपरेट एक्ट्स हैं। कौन-कौन सी है वो 3 कंपनीज? पहला है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो आप देखेंगे इंश्योरेंस जो है उसके लिए आईआरडीए एक्ट है, सेम बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि सर वो वाला एक्ट भी ये वाला एक्ट भी? जी हाँ, ये कह रहा है कि जो कंपनीज एक्ट है ना, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे भी एप्लीकेबल रहे। पर सर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो, अगर वहाँ का एक्ट कुछ और कहता है, यहाँ का एक्ट कुछ और कहता है, तो कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और कह रहा है, तो उसमें बैंकिंग कंपनी क्या करे? तो सर हमारा एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रहता है कि हम हमेशा स्पेसिफिक को प्रेफर करते हैं ओवर जनरल। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ कहता है, वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो होगा। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है, जिसपे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट है, वहाँ पे वो कुछ नहीं कह रहा है और कंपनीज़ एक्ट में उसके लिए प्रोविज़न दिया गया है, तो वहाँ पे हम कंपनीज़ एक्ट को फॉलो करेंगे। उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट, इंश्योरेंस कंपनी पे एक्ट तो लगेगा, लेकिन वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 और आईआरडीए एक्ट 1999। कि सर अगर ये जो सेपरेट एक्ट्स है, इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडीए एक्ट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अगर वहां कुछ कहा गया है तो आप वो फॉलो करें। और अगर उस एक्ट में जो चीज कही गई है और जो चीज़ कंपनी एक्ट में कही गई है, वो दोनों चीज़ें सामंजस्य में है, तो फिर आप कंपनीज़ एक्ट को फ़ॉलो कीजिए। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट। कि बैंकिंग कंपनीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनीज़ एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कि सर अगर कंपनीज़ एक्ट ने कुछ कहा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कुछ कहा और ये दोनों चीज़ें आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप क्या फॉलो करो? तो बैंकिंग एक्ट फॉलो करना। बट अगर जब तक कि वो कंसिस्टेंट है, एक सेम लाइन में है, तब तक कि आप कंपनीज एक्ट फॉलो करो। उसके बाद में कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द अबव एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो हमने पढ़ा कि क्या कंपनीज एक्ट किस किस पे लगता है? उन कंपनीज पे जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में, या तीन खास कंपनीज जिनके अपने एक्ट्स है, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो जहां तक के उनके प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट ना हो कंपनीज एक्ट पे, तब तक के लिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इन कंपनीज को भी लगेंगे। फिर आते हैं हम दो स्पेशल टाइप की कंपनीज पे। पहला है एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कि सर आपने कोई कंपनी बनाई और उस कंपनी के लिए ना स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट कैसे? जैसे बैंकिंग कंपनी है, उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। वैसे ही इन ऊपर की छोड़ के कोई और कंपनी आपने गवर्न बना दी है इंडिया में, जो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, जो इससे पहले वाले कंपनीज एक्ट में भी नहीं बनी है, लेकिन उसका कोई स्पेशल एक्ट है और वो कंपनी उस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस पे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। और फाइनली सच बॉडी विच आर इनकॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट की हम डेफिनेशन देख पाए आए हैं। तो सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर incorporated by act for the time being in force by the central government as may be notified especially in its behalf। मतलब क्या? कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को एग्जम्प्ट कर सकती है। सॉरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अंडर प्रीव्यू ला सकती है ऑफ कंपनीज एक्ट, कि भैया इस बॉडी कॉर्पोरेट को भी ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा।
तो अभी हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट किन किन पे एप्लीकेबल होता है। पांच एंटिटीज कौन सी? पहली, वो कंपनी जो इस एक्ट में बनी या इससे पहले के कंपनीज एक्ट में बनी। दूसरी, तीन टाइप की कंपनीज जिनके लिए अलग एक्ट है। कौन कौन से? इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, टू द एक्सटेंट विच the Companies Act are not inconsistent with their respective acts। उसके बाद हम दो एक्ट्स और पढ़े। पहला, स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी बनी है तो उस पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। एंड फाइनली कि अगर कोई कंपनी है, जिस कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, तो उस पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कंपनीज मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। तो इस पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे है, जहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या होती है, शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, और अलग अलग कंपनीज के फीचर्स क्या होते हैं वो कवर किए हैं। साथ ही साथ में हमने इसके निमोनिक्स भी कवर किए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में ये पोर्शन कवर करने की कोशिश करूंगा, बट अगर आप इसे इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। जी। तो कंपनीज को समझने से पहले हम ये समझते हैं सर कंपनी क्या होता है। तो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, जो ये कहता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। की कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो इनकॉर्पोरेट इस एक्ट में हुई है या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में हुई है। सर इससे तो कुछ समझा नहीं। तो इसके लिए हम यू रेफर करते हैं जस्टिस लिंडले की एक डेफिनेशन, जो हमें बताती है कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पहचान है कंपनी। उस डेफिनेशन को अगर मैं आपके लिए समराइज करूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग हैं जो एक साथ आते हैं। तो जब ये लोग एक साथ आते हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं एसोसिएशन का। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब ये जो लोग हैं पैसा लेके आ रहे हैं, ये पैसा एक साथ लेके आ रहे हैं एक कॉमन पूल में। उस कॉमन पूल को मैं नाम दे दे रहा हूँ एज कॉमन स्टॉक। और इस पैसे को ये लोग लगाएंगे किसी पर्पस के लिए। ये पर्पस प्रॉफिट का भी हो सकता है, ये पर्पस नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। प्रॉफिट यानी ट्रेड बिजनेस, नॉन प्रॉफिट यानी सोशल एक्टिविटी। तो ये पैसा किस लिए एम्प्लॉय होगा, वो चीज होती है उसका ऑब्जेक्टिव। तो हमने क्या समझा, कुछ लोग हैं उन्होंने एक पैसा लाया और एक पर्पस के लिए एम्प्लॉय कर दिया, तो हम कह रहे हैं कंपनी। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु contributes money or money is worth into common stock which is employed for a common objective. Now, this common stock is what we refer as share capital, and this association of people are what we refer as members। ये जो एसोसिएशन ऑफ पीपल है, जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो इस एसोसिएशन ऑफ पीपल को हम मेंबर्स का नाम देंगे। ये जो पैसा आया है ये शेयर कैपिटल बन जाएगा। और ये जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। साथ में कि ये जो लोग हैं इन्होंने कंपनी को पैसा दिया, तो इन्हें बदले में कुछ तो चाहिए होगा ना। तो उन्हें मिलते हैं शेयर्स। तो ये शेयर्स क्या होते हैं? अ शेयर इज अ शेयर, एक शेयर है, यानी एक शेयर एक हिस्सा है इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब शेयर क्या दर्शाता है? कि पहली चीज, मेरे पास कंपनी के ओनरशिप राइट है। दूसरा, कंपनी में मैं वोट दे पाऊंगा, डिसीजन ले पाऊंगा, और कंपनी अगर कुछ पैसा कमा रही है तो उसके प्रॉफिट में से मुझे हिस्सा मिलेगा। उस हिस्से को मैं क्या नाम देता हूँ? डिविडेंड। अब ये पढ़ते हैं कि सर ये जो शेयर है ना, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, कि ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच सकता है, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पर इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, वो हम थोड़ा समय में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कंपनीज एंड इट्स फीचर्स। तो सर ये कहता है, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल थे, उन्होंने क्या कहा है कि अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, उसका जन्म नहीं होता, वो आपने आर्टिफिशियली बनाई है। उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप छू नहीं सकते। ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है लॉ में। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, ये मेरी बॉडी है। आप मुझे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कंपनी के साथ कर सकते हो क्या? नहीं। कंपनी में आप जाओगे तो कंपनी के एसेट्स होते हैं, सर वो कंपनी की बिल्डिंग है, पर कंपनी कहाँ है? उस बिल्डिंग में कंपनी सिचुएटेड है। आप बिल्डिंग में अंदर गए, वहां आपको मैनेजमेंट मिला, बट कंपनी कहाँ है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लीगली एग्जिस्ट करता है, बट एज सच उसका कोई वो विजिबल नहीं है, वो टेंजेबल नहीं है, जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है।
बीइंग अ mere creation of लॉ के द्वारा बनाई गई है। इट possesses not it possesses only those properties which are character of its creation confines upon it। कि भाई जो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू जिस चीज से हम पावर लेके कंपनी बना रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं चार्टर। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स या पावर्स कंपनी को देता है, कंपनी वही एक्सरसाइज कर पाती है, इधर एक्सप्रेसली और एक्सीडेंटली टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। सर, अब एक और डेफिनेशन हमें मिल रही है। इन अनदर वर्ड्स अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी आपने लीगली बनाई है लॉ के थ्रू, इसलिए उसे आपने इनकॉर्पोरेट किया है। और एसोसिएशन क्यों? क्योंकि लोगों ने मिलके बनाई है। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। की कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है कि कंपनी अलग है, लीगल राइट्स है, कंपनी लॉ के द्वारा बनाई गई है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। दूसरी चीज सेपरेट एंटिटी, मतलब कि क्या? कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, उसका मैनेजमेंट अलग। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी चलती रहती है। कि आपने सुना होगा कि लोग मरते हैं, पर क्या कभी कंपनी मरती है? जी नहीं, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इसीलिए हम एक सेंटेंस कहते हैं कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि कंपनी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में चलती है। किस लिए हो सकता है? कि कोई कंपनी 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी भी हो, पर फिर भी वो चलती रहती है, भले ही उसके जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वो मर गए हो। तो उस केस में उनके जो ओनरशिप राइट्स या शेयर्स है वो ट्रांसफर होते जाते हैं आगे। फिर है ना कॉमन सील, कि सर जैसे एक नेचुरल पर्सन साइन कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए, वैसे ही कंपनी भी साइन कर सकती है, और उस साइन को हम नाम देते हैं कॉमन सील का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। अब हम आगे आते हैं। ये कह रहा है हाउएवर द एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी अ बिट डिफरेंटली। कंपनीज एक्ट Clause 20 of the Companies Act 2013 defines company. Company means a company incorporated under this act or under previous company law. We shall progress under the chapter the meaning of the term company as understood by स्टूडेंट्स। कि अब हम समझिए कि सर कंपनी होती क्या है। तो उसके लिए कंपनीज के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन से चार फीचर्स दिए गए हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, कि सर कंपनी सेपरेट है उसके मेंबर्स से। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, कि सर मेंबर्स के आने जाने से, मेंबर्स की डेथ होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूएशन में रहता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, कि सर द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। सर मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है, कंपनी अलग इंसान है, मेंबर अलग इंसान है। तो जो लाइबिलिटी कंपनी की है, जो वो लाइबिलिटी सिर्फ कंपनी की है, और जो लाइबिलिटी मेंबर की है वो मेंबर की लाइबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते ये दोनों एक है इसलिए इनकी लाइबिलिटीज भी कॉमन होगी। उसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन रहता है जो हम थोड़ा आगे आने पे समझेंगे। उसके बाद है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है? कि कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। सर हमने पढ़ा कि कंपनी ऑन पेपर आपने इनकॉर्पोरेट की है, तो उसे काम तो करना है, तो वो एक्ट करती है थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंट्स। दूसरी चीज है कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। और कंपनी कैन सू एंड बी सूड ऑन इट्स नेम, कि अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी अपने नाम पे सामने वाले के अगेंस्ट केस कर सकती है, और सामने वाला चाहे तो कंपनी के नाम पे कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है। We have seen definition given in company from layman's point of view, the legal point of view and legal point of view, but the company form of organization has certain distinctive features that help us to understand the realms of company. The following are the main features. तो सर अब हम इन फीचर्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सर आपने बनाई है कंपनी, उस कंपनी को बनाने के लिए कुछ लोग आए थे, उन्होंने पैसा दिया, उसके अगेंस्ट उन्हें शेयर मिल गया। तो जब ये कंपनी बनी, तब ये लोग बन जाते हैं कंपनी के मेंबर्स। पर सर ये जो पर्सन है, ये कंपनी बनाने के लिए पैसा लेके आए हैं, पर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, क्योंकि वो आपको रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे, तब कंपनी बनेगी। उसके बाद कंपनी आपको अपना मेंबर बनाएगी। लेकिन अभी तो आप पैसा दे रहे हो ना सर, अभी तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है।
तो उस समय में जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है और ये लोग कंपनी को बना रहे हैं, उस समय इन लोगों को हम नाम दे देते हैं सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या? ये लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जब कंपनी बनेगी तब कंपनी शेयर्स देगी, सिक्योरिटीज देगी, और उस समय मैं इस कंपनी से वो शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदूंगा। इसलिए इन्हें हम नाम दे देते हैं एज सब्सक्राइबर्स। कब? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और इन्हें सिक्योरिटीज मिल जाती है, तब हम उन्हें नाम दे देते हैं एज मेंबर्स। अब समझना शुरू करते हैं। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहता है देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विजाविस। विजाविस का मतलब होता है इन रिलेशन टू the other form of business organization is that it acquires a unique character of being separate legal entity। एक बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या है कि सर, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे आप पार्टनरशिप फर्म देखिए, पार्टनरशिप फर्म अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, या आपने एज अ कंपनी उसे रजिस्टर नहीं कराया, तो आप एक नॉर्मल पार्टनरशिप को देखें, तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप क्या होती है? एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ लोगों को हम नाम दे देते हैं पार्टनर, राइट? तो वो पार्टनर लाइबिलिटी और पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अलग नहीं होती। जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को रेफर कर रहे हैं, मतलब हम उन लोगों को जो पार्टनर्स हैं उन्हें कलेक्टिवली रेफर कर रहे हैं, तो उसमें सेपरेशन है क्या? नहीं है। हम बात करते हैं सोल प्रोपराइटर की। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज अ सोल प्रोपराइटर, तो जो मेरा बिजनेस है और मैं हूँ, उसमें डिस्टिंक्शन है क्या? नहीं है। बट वहीं अगर मैंने फॉर्म की कंपनी, कि अगर मैंने कंपनी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें डिस्टिंक्शन है कि अब कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। उसके बाद में, इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोज्ड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई, हम उसे एज अ लीगल पर्सनैलिटी मानते हैं। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, कि उसे जैसे एक नेचुरल पर्सन अपने नाम पे केस कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, तो वो सारे राइट्स भी कंपनी को मिल जाते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। की कंपनी अलग है सर, मेंबर्स अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, की कंपनी अपने खुद की प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकती है। हैव अ बैंक अकाउंट, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है। कंपनी लोन भी ले सकती है। कंपनी अपने नाम पे उधारी मार्केट से लाइबिलिटीज भी इनकर कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है अपने नाम पे। उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। A personality is distinct and separate from personality of those who composes it। ये क्या कह रहा है कि सर, ये जो चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी ना, ये वही कह रहा है कि सर, जो कंपनी है ना वो अलग है, उसके जो लोगों ने कंपनी को बनाया है, जो सब्सक्राइबर्स है या मेंबर्स है, वो अलग है। तो कंपनी अलग, सब्सक्राइबर्स अलग। उसके बाद ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि इसकी कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, वो अपने नाम उस पे एसेट्स वगैरह होल्ड कर सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। कंपनी अलग है, सब्सक्राइबर्स अलग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू it for the debts of the company only its creditor can sue and not its member। कि ये क्या कह रहा है सर, कि कंपनी है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं जिन लोगों ने कंपनी में पैसा डाला है, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भैया हम कंपनी में इतने शेयर्स खरीदेंगे, तो हम कंपनी को इतना पैसा देंगे। वो मेंबर की लाइबिलिटी बन जाता है उस शेयर का अमाउंट, और कंपनी उनके बदले शेयर मेंबर्स को कुछ वोटिंग पावर, कुछ डिविडेंड्स देती है, वो मेंबर के राइट बन जाते हैं। तो अगर आप देखें, तो अब ये जो मेंबर है, यहाँ समझते हैं, ये जो मेंबर है, इसने कंपनी को कहा कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा। तो ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ, वो किसके लिए दे रहा हूँ? या तो हो सकता है इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि मैंने कंपनी को के शेयर्स खरीदे, तो मेरी लाइबिलिटी रहती है टू दी एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, कि एक शेयर मान लीजिए 10 रुपए का है, और मैंने कंपनी को 8 रुपए दे दिए। तो ये जो 2 रुपए मैंने नहीं दिए, वो अनपेड अमाउंट है, तो उस अनपेड अमाउंट के लिए मैं लायबल रहता हूँ। या मैं कंपनी को ये भी कह सकता हूँ कि भाई कंपनी, मुझे मेरा मेंबर बना लो, मैं तुम्हें शेयर्स तो नहीं लेता हूँ तुम्हारे, बट मैं गारंटी देता हूँ। तो जब मैं गारंटी देता हूँ, तो ये जो अनपेड अमाउंट ऑफ गारंटी है कि हाँ भाई मैं पैसा दूंगा ऑन फ्यूचर, तो उस अनपेड अमाउंट के लिए भी मैं लायबल रहता हूँ कंपनी को, मेंबर्स में।
अब ये जो कंपनी है, ये बिज़नेस करेगी, तो इस कंपनी के खुद के कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है कि वो खुद अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, खुद अपने ऊपर अपने नाम पे लायबिलिटी इनकर कर सकती है, लोन ले सकती है। फिर ये जो क्रेडिटर्स है, ये कंपनी के ऊपर साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के नाम पे। तो ये जो कंपनी है, इसके पास 2 पावर्स आ गई कि पहला ये ओन करे एसेट्स अपने खुद के नाम पे, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज इनकर कर सकती है अपने ओन नाम पे। तो अब आप बताइए क्या ये क्रेडिटर्स मेंबर्स से पैसा ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ। तो ये पैसा माँगेंगे कंपनी से। फिर ये जो कंपनी है, इसके पास जो कुछ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज है, क्या ये एसेट्स एंड प्रॉपर्टी इन मेंबर्स की होती है क्या? नहीं, इन मेंबर्स का इन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट जरूर होता है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी के, लेकिन इस प्रॉपर्टी का राइट पूरा होता है सिर्फ कंपनी के पास। इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो है कंपनी के पास। और एक और चीज समझते हैं कि ये क्रेडिटर डायरेक्ट मेंबर से पैसा ले सकता है क्या? नहीं। अगर कभी कंपनी को से पैसा लेना है क्रेडिटर को तो केस करेगा या कंपनी से मांगेगा कि कंपनी मुझे आप अपनी ऑब्लिगेशन सेटल कीजिए और मुझे पैसा दीजिए। बट अगर कंपनी के पास पैसा कम है तो वो फिर आगे फॉरवर्ड कर सकती है कि भैया मेंबर से वो पैसा लेके आए और फिर आगे अपने क्रेडिटर्स को दे। बट ये डायरेक्टली क्रेडिटर्स मेंबर्स के अगेंस्ट सू नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को और समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। एवरी मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, की हर मेंबर का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्वायरिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू इट, कि हर मेंबर जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट उसे कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिलते हैं। फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन sue एंड नॉट इट्स मेंबर। कंपनी ने कोई उधारी ली है तो ओनली इट्स क्रेडिटर कैन sue it, तो उसके लिए उसका क्रेडिटर कंपनी पे केस कर सकता है, उसके मेंबर्स ने। आगे हम पढ़ रहे हैं, अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग enjoying एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, की कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकती है। ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर contributed by shareholders and the company becomes the owner of the capital of assets, the shareholders are not private or joint owners of the property। कि सर ये जो प्रॉपर्टी है इसको लाने के लिए पैसा कंपनी को तो मेंबर्स से ही मिला होगा, मेंबर्स ने कुछ पैसा दिया होगा कंपनी को जो कंपनी का कैपिटल बना, उस कैपिटल को एम्प्लॉय करते हुए कंपनी ने कुछ एसेट्स खरीदे। तो क्या मैं ये मान लूं कि इस प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप है इन मेंबर्स की? जी नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 100% राइट है या 100% ओनरशिप है कंपनी का। उसमें जॉइंट ओनरशिप नहीं है मेंबर्स की, कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, उसकी ओनर कंपनी है, मेंबर्स उसके ओनर नहीं होते। अ मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि मेंबर का उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होता, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, वो चीज यहाँ पे दी गई है। इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, द लीडिंग केस पॉइंट आउट करता है इस केस में, ये क्या है, मैकूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ था वो समझते हैं। एक मकूरा करके शेयर होल्डर था, उस शेयर होल्डर के पास ऑलमोस्ट सारे ही शेयर्स थे कंपनी के। तो उसने क्या किया, कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ी। तो उसने इस कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी टिम्बर को, उसके अगेंस्ट ले लिया इंश्योरेंस। किसने? इस मकोरा ने। तो अब प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की। का इंश्योरेंस किसको कराना चाहिए? कंपनी को। लेकिन इसने ये सोचा कि भाई कंपनी तो मेरी है क्योंकि पूरे कंपनी के 100% वर्चुअली सारे शेयर्स मेरे ही पास है, तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस मैं अपने नाम पे करा लेता हूँ। तो इसने अपने नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी दैट इज टिम्बर का इंश्योरेंस कराया। फिर आग लगी, ये जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी ये डिस्ट्रॉय हो गई। तो जब इंश्योरेंस कंपनी आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये कह दिया कि भाई हम मकूरा को पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया है। तो उसने कहा कि सर ये तो कंपनी के तो वर्चुअली सारे शेयर्स मेरे ही पास है, मैं और कंपनी एक ही है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले रहा हूँ। तो उस केस में जो कोर्ट था उसने कंक्लूड किया कि जो कंपनी है वो सेपरेट पर्सन है, जो शेयर होल्डर है वो सेपरेट पर्सन है, और शेयर होल्डर
कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रख सकता। अब वही चीज यहाँ पे दी गई है कि Makura was holding nearly all except one share of the timber company and was a major creditor of the company. M insured the company's timber in his own name. The timber was lost in fire. M claimed insurance compensation and held that insurance company was not liable to him as a shareholder has no rights on the properties owned by a company कि shareholder का company की property पे कोई right नहीं होता for he has no legal equitable interest in them. Hence, in this case, the timber was to be insured in company's name. M could not claim compensation for it कि M कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंश्योरेंस लेके कंपनसेशन नहीं ले पाएगा। तो ये था पहला पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरी चीज है परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है? ये कहता है कि मेंबर्स में die or members may change, but the company goes on till it's wind up। ठीक है कि कंपनी में मेंबर्स आए मेंबर्स जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। ठीक है, एक कंपनी है उसमें एक शेयर होल्डर है। तो ये जो शेयर होल्डर है ये अपने शेयर्स आगे किसी और को बेच सकता है, वो उन शेयर्स को आगे किसी और को बेच सकते हैं, वो उन शेयर्स को आगे किसी और को बेच सकते हैं। ये जो आप शेयर्स विलिंगली बेच रहे हो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो जब ये शेयर्स एक पर्सन के पास थे, वो दूसरे पर्सन के पास गए, वो तीसरे पर्सन के पास गए, यहाँ मेंबर जो था वो चेंज होता गया। पहले केस में शेयर्स इनके पास है तो ये मेंबर है, दूसरे केस में शेयर्स दूसरी पार्टी के पास है तो वो मेंबर हो गए। तो ऐसे ही हमने देखा कि शेयर्स ट्रांसफरेबल है। तो जब आप शेयर्स बेचते हो हम उसे नाम देते हैं शेयर्स ट्रांसफर करने का। वहीं पे कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां डेथ हो जाए। जैसे मेरे परदादा के पास कोई शेयर्स थे, उनने वो शेयर्स बेचे नहीं, उनकी डेथ हो गई। तो वो शेयर्स अपने आप थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ उनके बेटे के पास चले गए। फिर ये जो बेटा है ना इसने भी शेयर्स नहीं बेचे, होल्ड करके रखे, इसकी भी डेथ हो गई। तो ये शेयर फिर थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ इसके लीगल हेयर के बेटे के पास आ गए और ये प्रोसेस आगे चलता रहा। तो ये जो शेयर आप बेच नहीं रहे हो बट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ आगे बढ़ जा रहा है, इसे हम नाम दे देते हैं ट्रांसमिशन का। तो आपने देखा कि चाहे आपके पास शेयर हो, आप उसे बेचो, या चाहे उस शेयर को आप ना भी बेचो, वो लीगली आपके होने ना होने से उस शेयर को या उस मेंबरशिप को फर्क नहीं पड़ता, वो आगे ट्रांसफर होती जाती। इसीलिए हम कहते हैं कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स में कम एंड गो कि ये जो मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स है ये आए या जाए, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि कंपनी जो है उसके एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें गिनती के 20 शेयर होल्डर्स या मेंबर्स थे। अब ये 20 के 20 मेंबर्स गए कहीं पिकनिक पे और वहां उनका एक्सीडेंट हो गया और इन 20 के 20 मेंबर्स की डेथ हो गई। तो क्योंकि मेंबर्स खत्म हो गए, क्या मैं मान लूं कंपनी भी खत्म हो गई है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंबरशिप है, उनके जो राइट्स है, वो जो शेयर्स है, वो या तो ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर तो हो नहीं सकते इस केस में, तो वो ट्रांसमिट हो जाएंगे किसको? उनके लीगल हेयर्स को। तो मेंबर के रहने ना रहने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं आता है उस चीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन कहता है कि मेंबर्स में डाई और चेंज, या तो मेंबर्स मर जाएंगे या बदल जाएंगे, बट द कंपनी गोज ऑन टिल वाउंड अप, की कंपनी चलती रहेगी जब तक कि वो वाइंड अप ना हो जाए। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इन्फिनिटली, कि शेयर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फिनिट टाइम्स बेच सकता है, बट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, लेकिन उस ट्रांजेक्शन से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे असर नहीं पड़ता है। Since a company is an artificial person created by law, law can only bring an end to its life, कि कंपनी लॉ के द्वारा बनाई गई है, इसलिए कंपनी को अंत भी लॉ के द्वारा ही किया जाएगा। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, की मेंबर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया फर्क नहीं पड़ता, वो शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएगा आगे। तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे मेंबर की इंसॉल्वेंसी या डेथ का इफेक्ट नहीं आता है। वही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी है जो ओवर 100 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही थी,
अब इसका कारण क्या है? कंपनी में 7 मेंबर थे, 7 के 7 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मारे गए। तो क्या कंपनी स्टिल एग्जिस्ट करेगी? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो मेंबरशिप है या जो शेयर्स है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी लीगल हेयर को। पर वही चीज अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में उसके 7 मेंबर्स है, सातों के सातों मर गए, क्या पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट कर पाती? नहीं, वो वहीं डिसॉल्व हो जाती, उसका लीगल एग्जिस्टेंस वहीं खत्म हो जाता। दूसरी चीज है लिमिटेड लाइबिलिटी। कि सर इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हाँ जी सर, दी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ये क्या कहता है कि कंपनी सेपरेट है उसके मेंबर्स से। तो ये जो मेंबर्स है कंपनी को पैसा देने का वादा करते हैं जब कंपनी बनाते हैं, तो इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड का तक के टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट किसका? कि ये जो कंपनी बन रही होगी, तो जो मेंबर आया है, जो सब्सक्राइबर आया है, वो ये कहता है कि आप मुझे मेरा अपना मेंबर बनाओ कंपनी, मैं वादा करता हूँ मैं आपको पैसा दूंगा। अब ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये दो फॉर्म में दे सकता हूँ। पहला, या तो आप मुझे अपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज दे देना, मैं उसके अगेंस्ट पैसा दे रहा हूँ, तो शेयर्स के अगेंस्ट। या दूसरा कि एक काम करो मुझे शेयर मत दो, मैं गारंटी देता हूँ तुमको कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तो मेंबर गारंटी भी दे सकता है। तो ये जो मेंबर है इसकी लाइबिलिटी हम लिमिट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। मैंने कहा था मैं इतना पैसा दूंगा, लेकिन मैंने उस पैसे का कुछ हिस्सा हो सकता है दे दिया हो, कुछ हिस्सा हो सकता है नहीं दिया हो। तो जो हिस्सा मैंने नहीं दिया है उस पैसे के लिए मैं लायबल हूँ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर or the member is limited to the unpaid amount of shares or guarantees held by him। अब ये जो है कंपनी है, इसने कुछ बिजनेस किया, उसके लिए कुछ क्रेडिटर आ गए और इन क्रेडिटर्स ने कंपनी से कहा कि भाई मुझे पैसा दो, क्लेम करो। तो उसके लिए कंपनी को पैसा लाना पड़ेगा। तो ये कंपनी, मान लीजिए कि कंपनी की जो पैसा उसे मेंबर से मिलने वाला था वो कम है, और जो कंपनी को क्रेडिटर्स है वो ज्यादा है। तो इस केस में कंपनी जो है, क्या ये जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी बियॉन्ड द, मतलब कि मान लीजिए ये जो मेंबर्स से कंपनी को पैसा आना था वो टोटल था 100, और जो कंपनी के पास एसेट्स है वो है 10 के। कंपनी के पास टोटल पैसा हो गया 110, और उसको क्रेडिटर्स को देने हैं 200 रुपए, 200। तो क्या ये जो क्रेडिटर्स को ज्यादा पैसा देना है, तो ये जो एक्सेस मनी है वो भी क्या कंपनी अपने मेंबर्स से डिमांड कर पाएगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं इनकी लाइबिलिटी रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर और गारंटी। तो इन्होंने कहा था हम 100 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इनकी जो लाइबिलिटी है वो 100 तक के ही लिमिटेड है। आप उसके बियॉन्ड इनसे पैसा नहीं मंगा सकते। वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। और क्या ये जो क्रेडिटर है, ये कंपनी से पैसा वसूल सकता है? हाँ। क्या ये डायरेक्टली मेंबर के पास जा सकता है, मेंबर मेंबर मुझे पैसा दो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट पर्सन है। ये जो क्रेडिटर है इसकी लाइबिलिटी अगेंस्ट कंपनी है, नॉट अगेंस्ट मेंबर। अब सर इस शेयर और गारंटी में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो शेयर है ना, उसका पैसा कंपनी कभी भी बुला सकती है। जब कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तब भी बुला सकती है, जब कंपनी बंद हो रही है जिसे हम वाइंड अप का नाम दे रहे हैं तब भी बुला सकती है। वर्सेस गारंटी, गारंटी का पैसा जो है कंपनी तभी बुलाती है जब वो वाइंड अप में जा रही है। जब कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूशन में है, तब वो गारंटी का पैसा नहीं बुलाती है। तो आइए पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। कि ये कह रहा है, इसे एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? कंपनी है, कंपनी में मेंबर्स है। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी को आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला कि जहाँ पे कंपनी ने ये कह दिया कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सर इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल कि आप एक कंपनी बनाओ, उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी या तो लिमिटेड रखो या अनलिमिटेड रखो। सर अगर कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई तो कोई ऐसी कंपनी बनाएगा ही क्यों? लॉजिकल आंसर इज कि ऐसी कंपनी कोई बनाएगा नहीं। बट लॉ में ये प्रोविजन है कि आप चाहो तो एक कंपनी बना सकते हैं जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। बट नेचुरली कोई भी, नेचुरल लॉजिकली तो कोई इनकॉर्पोरेट करेगा नहीं ऐसी कंपनी। बट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो कोई कंपनी है उसमें अगर हमने ये कहा है कि उस कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी जो रहेगी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड। वहीं पे दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं।
जहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, जो नॉर्मली कंपनीज में होता है। तो जहाँ पे एक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, वो लिमिटेड कहाँ तक के रहेगी? टू द अमाउंट ऑफ अनपेड। अनपेड अमाउंट किस पे? या तो शेयर्स पे या गारंटी पे, या दोनों पे। अगर कोई मैम ऐसी भी कंपनी, कोई कंपनी अगर शेयर्स दे रही है, आपने शेयर लिया है, तो आपकी लायबिलिटी कंपनी के अगेंस्ट अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स पे रहेगी। अगर आपने गारंटी ली है तो अनपेड अमाउंट ऑफ गारंटी पे रहेगी, और अगर आपने शेयर्स एंड गारंटी दोनों लिया है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड गारंटी दोनों पे रहेगी। तो ये पढ़ना शुरू करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी विच ही इज अ मेंबर ऑफ। वी नो दैट द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये तो रिपीटेड पॉइंट्स है। उसके बाद ये कह रहा है, thus in case of a limited liability company the debt of a company totally do not become the debt of shareholder। क्या सर, कि कंपनी की जो टोटल डेट है, अगर कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी टाइप की कंपनी है, तो कंपनी की जो टोटल डेट है वो उसके मेंबर की टोटल डेट नहीं बनती। The liability of member of the company is limited to the extent of nominal value of shares held by them. In no case the shareholder can be asked to pay more than the unpaid value of share। कि अगर कंपनी का जो मेंबर है उसकी लाइबिलिटी जो है, वो उसने जो शेयर्स अंडरटेक किए हैं उस पे जो अनपेड अमाउंट है वहीं तक लिमिटेड है। आप उससे एक्स्ट्रा में पैसा नहीं बुला सकते। दूसरा, in case of a company limited by guarantee, the member's liability only extend to the amount of guarantee by them, and that too only when the company goes on liquidation। कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो कंपनी का जो मेंबर है उसकी लाइबिलिटी उसने जिस अमाउंट की गारंटी ली है उसी तक के लिमिटेड है। उसके बियॉन्ड आप उससे पैसा नहीं बुला सकते। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मैं गारंटी का पैसा कब बुलाऊंगा? जब कंपनी गोइंग कंसर्न में, कंपनी चल रही है? नहीं, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तब। हाउएवर अगर कंपनी इज एन अनलिमिटेड कंपनी, तो वहां पे मेंबर की लाइबिलिटी सर कैसी होती है? अनलिमिटेड। उसके बाद हमारे हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन सर अगेन रिपीटेटिव पॉइंट की कंपनी जो है नेचुरल पर्सन नहीं है, इसे लॉ के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं। तो ये क्या कहता है? पहला, a company is an artificial person as it is created by the process other than natural birth। सर कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह बर्थ नहीं लेती है। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। की लॉ कंपनी को क्रिएट करता है। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ विथ ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कि वो एक लीगल पर्सन है, क्योंकि जैसे एक लीगल पर्सन के राइट होते हैं प्रॉपर्टी होल्ड करने के, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो सारे राइट्स भी कंपनी के पास होते हैं। फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। का बैंक अकाउंट हो सकता है, वो रेज कर सकती है, लोन्स लाइबिलिटीज ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। इवन इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। कि मेंबर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्वायरिंग राइट्स अगेंस्ट इट एंड इनकरिंग लाइबिलिटीज। जो हम पढ़ चुके हैं, शेयर्स और शेयर्स के अगेंस्ट अनपेड अमाउंट ऑफ पैसा वाली बात। इट कैन सू एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम। की कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है, कोई कंपनी के नाम पे कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है। इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू। कि जो नेचुरल पर्सन कर सकता है वो चीजें कंपनी भी कर सकती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बीइंग सेंट टू जेल। टेक ओथ, यानी कि आप कंपनी को जेल में नहीं डाल सकते, आप कंपनी से ओथ या शपथ नहीं लेवा सकते, कंपनी नेचुरल सी बात है शादी नहीं कर सकती। और प्रैक्टिस अ लर्न्ड प्रोफेशन। कि लर्न्ड प्रोफेशन क्या होता है? जैसे कि एक नेचुरल पर्सन है, मैं किसी प्रोफेशन में पार्ट ले सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ, ये है लर्न्ड प्रोफेशनल। बट क्या कोई कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकती है? जी नहीं सर, कंपनी ऐसे लर्न्ड प्रोफेशनल्स में भी पार्ट नहीं ले सकती। हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। कि भले ही वो कुछ चीजें नहीं कर पा रही, कि आप कंपनी को जेल में नहीं डाल सकते, ओथ नहीं ले सकते, शादी नहीं करा सकते, बट फिर भी वो एक लीगल पर्सन तो है, क्योंकि उसके पास कुछ राइट्स है, जैसे वो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती है। तीसरा पॉइंट, एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट ओनली थ्रू ह्यूमन एजेंट्स विज डायरेक्टर्स। कि कंपनी अपने ह्यूमन एजेंट्स के थ्रू एक्शंस लेती है। कंपनी के जो डिसीजंस है या उसके जो डे टू डे ऑपरेशंस है, वो कोई ह्यूमन ही करता होगा। तो वो जो ह्यूमन है वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर्स का नाम दे रहे हैं। द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी, बट दे आर नॉट
द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि क्या सर डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है क्या? सर हमने पढ़ा कि कंपनी है, कंपनी में पैसा लगा है मेंबर्स का, तो कंपनी में जो भी मेजॉरिटी डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस कौन लेंगे? मेंबर्स। मेंबर्स वोट करेंगे और बताएंगे कि क्या डिसीजन लेना है। फिर उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का काम होता है डायरेक्टर्स का। ये चीज हम समझ गए। वहीं पे मेंबर्स चाहे तो कुछ पावर डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकते हैं कि ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कोई डिसीजंस लेना है, तो ये इनको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, ये तुम ही देख लो। तो उस केस में भी डायरेक्टर कुछ डिसीजंस जो है एग्जीक्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स। तो ये जो डायरेक्टर है ये एजेंट है किसका? कंपनी का। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूट किसके डिसीजंस कर रहा है? कंपनी के काम कर रहा है। इसलिए मेंबर जो डायरेक्टर है उसे हम कह रहे हैं डायरेक्टर कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ कंपनी। बट डायरेक्टर जो है मेंबर्स का एजेंट है, मैं ये मान लूं क्या? नहीं। इन मेंबर्स के बिहाफ पे डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं। वही चीज यहाँ पे दी गई है। तो अगर डायरेक्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ कंपनी, कि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है। उसके बाद है डायरेक्टर कैन नीदर ऑन देयर ओन और थ्रू कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। कि सर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? मेंबर्स के पास। तो अल्टीमेटली जो ऑथराइजेशन लगेगा किसी भी एक्ट के लिए, वो कौन उसकी ये वोटिंग होगी और उस पे सहमति कौन देगी? मेंबर्स। डायरेक्टर अपने मन से चाहे तो कॉमन सील को यूज करते हुए कोई भी फॉर्मल एक्ट को ऑथेंटिकेट कर सकता है क्या? सर नो सर। नेक्स्ट इज दस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, की कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज आवर लास्ट पॉइंट इज कॉमन सील। अब ये कॉमन सील क्या होता है? सर देखते हैं। कॉमन सील इज कि जैसे कोई नेचुरल पर्सन है, अब आपसे हमने कहा कि सर एक डॉक्यूमेंट है, उस पे आपको बताना है कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशन मान रहे हैं, तो आप उस पे साइन कर देते हैं। वैसे ही जो कंपनी है, वो कंपनी भी एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो कंपनी खुद तो साइन नहीं कर पाएगी। उस केस में क्या होता था कि कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट बनाती थी, जो कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये होती थी कॉमन सील। ये कॉमन सील क्या करती थी? इसमें आप पेपर डालते थे, डॉक्यूमेंट डालते थे और प्रेस करते थे। जब आप उससे प्रेस करते थे इस सील से, तो जो कंपनी की डिटेल्स है, लोगो है, वो चीज इम्बॉस हो जाती थी, उभर के आ जाती थी उस पेपर के ऊपर। तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कॉमन सील। तो कंपनी को जब भी कोई डॉक्यूमेंट वैलिडेट करना रहता है या साइन करना पड़ता है, तो वो करती है उसे साइन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सील। पर सर एक सवाल ये होता है कि ये जो कॉमन सील है, इसे अल्टीमेटली कोई एक नेचुरल पर्सन ही यूज करेगा। ये सील तो अपने आप नहीं चलेगी, या अपने आप पेपर आके सील में अटैच हो जाएगा और अपने आप मैजिकली ये सील लग जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या कोई नेचुरल पर्सन कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकता है या नहीं? ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। तो हम देखते हैं आगे कि कॉमन सील के प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो सर कहाँ गया कॉमन सील? कॉमन सील क्या कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसे ऑथराइज करना है, तो उसके लिए हम कॉमन सील यूज करेंगे। जहाँ जहाँ पे कंपनी के पास कॉमन सील है, तो वो सील के थ्रू डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कर दे। बट अगर ये चीज आगे जाके ऑप्शनल हो जाती है कि अगर चाहे तो कंपनी कॉमन सील नहीं मेंटेन कर रही है, जहाँ पे कंपनी कॉमन सील नहीं मेंटेन कर रही है, वहां पे नेचुरल पर्सन के साइन से भी काम चल जाएगा क्या? हाँ। तो ये साइन किसका होगा? ये साइन हो सकता है दो लोगों का। पहला कि अगर कंपनी में सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो वहां पे कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर्स अगर साइन कर दे, तो भी हम उसे डॉक्यूमेंट को वैलिडेटेड मानते हैं। या फिर अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके उसे वैलिडेट या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब ये प्रोविजंस क्या कहता है? अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट bestowed विद द बॉडी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, कि उसकी नेचुरल बॉडी नहीं होती है। देयरफॉर इट्स वर्क थ्रू इट्स एजेंट्स, that is human beings. Common seal is official signature of a company which is affixed by the officer or employee of the company on every document. The common seal is a seal used by corporations as a symbol of its incorporation. कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको लगता है कॉमन सील जो उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद
The Companies Act Amendment Act 2015 has made the common seal optional by omitting the word and common seal from Section 9 as to provide an alternative mode of authorization for the companies who opt not to have common seal rather than from this amendment is that the common seal is seen as a relic of medieval time कि हम मानते हैं कॉमन सील एक पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है मतलब वो इंस्ट्रूमेंट मेंटेन करना इवन इन यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल कि यूके में भी 2006 में कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया था amendment provide that document which need to be authenticated by the common seal will be required to be done so if the company opts to if the company ought to have common seal कि अगर कंपनी ने कॉमन सील बना रखी है तो आप डॉक्यूमेंट का ऐसे ऑथेंटिकेट करो कॉमन सील से बट इन केस कंपनी डू नॉट हैव कॉमन सील की कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस केस में आप डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करो इसके थ्रू थ्रू टू डायरेक्टर्स of the company or by a director and a company secretary where the company has appointed a company secretary कि जहाँ डायरेक्टर्स है वहाँ दो डायरेक्टर साइन कर दे अगर कॉमन सील नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं कितने दो और अगर उस कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी भी है तो उस केस में एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी चलेगा तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी जो कि हमने कौन कौन से पढ़े सर पहला हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी अलग उसके मेंबर्स अलग दूसरा हमने पढ़ा लिमिटेड लाइबिलिटी की मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है तीसरा हमने पढ़ा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की कंपनी इज अ पर्सन क्रिएटेड थ्रू लॉ एंड थ्रू लॉ और पांचवा हमने पढ़ा कॉमन सील और इसी का एक और वीडियो इस चैनल पे है जिसे हमने एक निमोनिक के थ्रू एक डिटेल डिस्कशन में समराइज किया तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं तो अब हम यहीं पे रुकते हैं अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कि सर ये जो कंपनी है ना ये सेपरेट लीगल एंटिटी है बट कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे हम उस कॉर्पोरेट व्हील को हटा देते हैं और हम मानते हैं कि कंपनी और उसके मेंबर्स सेम होंगे वो चीज़ है कॉर्पोरेट व्हील में तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में